नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है। जहाँ सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार में एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो इसी मापदंड पर काम चल रहा है और कई लोगों की घर वापसी हो रही है। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी हैं। तेजस्वी यादव जी करे तो क्या करे, क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव जी को बैक टू पेवेलियन लौटना पड़ रहा है, मतलब पेवेलियन में फिर से वापस आना पड़ रहा है। एक कहावत है कि चिड़िया जो है वह सुबह को उठती है और कितनी भी दूर चले जाए दाना चुगने के लिए और अपना विचरण करने के लिए, लेकिन शाम होते होते उसे अपने घोंसले तक जो है वापस आना पड़ता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी राजद के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे प्रबल दावेदार हैं और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने देखा था कि जब राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक चल रहा था, उस दौरान लालू प्रसाद यादव जी भरे मन से यह तो भी ऐलान कर देते हैं कि तेजस्वी यादव जी ही अब आधिकारिक तौर पर राजद से जुड़ा हुआ सभी फैसला लेंगे और तेजस्वी यादव जी ही जो है तमाम तरह का बयानबाजी करेंगे, तमाम तरह की नीतियां बनाएंगे, चाहे चुनाव के लिए नीतियां हो या फिर पार्टी को चलाने के लिए नीति जो है अगर उससे बनाने की बात आए तो तेजस्वी यादव जी ही बनाएंगे। एक कदम आगे बढ़ते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने यह तक कह दिया था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के नाम को बदलने या पार्टी के चुनाव चिन्ह बदलने की भी बात आएगी तो तेजस्वी यादव जी ही इस पर फैसला ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने समय रहते यह कह दिया था और अभी का जो माहौल बना, इसमें लालू प्रसाद यादव जी का वो जो फैसला था कि तेजस्वी यादव जी को इतना अधिकार दे देना, यह जो है कहीं ना कहीं काम आ रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी अपने स्वास्थ्य की वजह से अपना निकटतम भविष्य देख रहे थे और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आपको पता होगा कि कैसे सिंगापुर में अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। किडनी पहले से ही उनका जो है 70% से अधिक खराब हो चुका था और ऐसे में किडनी की तलाश जारी थी और अंततः उनकी पुत्री ने ही उन्हें किडनी देने की बात कही। किडनी देने की बात जो है सही हो चुकी है। तो अब सिंगापुर लालू प्रसाद यादव जी 24 नवंबर को जाने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन बिहार में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी। बीजेपी जिस प्रकार से बिहार में मिशन बिहार पर काम कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से फैसले ले रही है और बीजेपी अपना फैसले लेने के क्रम में हमने देखा कि कैसे बीजेपी अपने समीकरण में भी बदलाव कर रही है, अपने स्ट्रैटेजी रणनीति में बदलाव कर रही है। वो बीजेपी जो हर जगह एजेंडा बेस्ड और ध्रुवीकरण की बात करती है, वह बिहार में आकर के डेवलपमेंट की बात कर रही है और भीतर खाने में जातीय समीकरण को जोड़ने में लगी हुई है। बीजेपी सवर्ण वाले वोट बैंक से हट करके और ध्रुवीकरण वाले वोट बैंक से हट करके बीजेपी जो है, अब आपको बता दें कि पिछड़ा अति पिछड़ा की भी राजनीति करने का मन बना रही है और मुस्लिम समाज को बीजेपी अपने में जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, ये जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें हमने नतीजे भी देखे। हमने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के जो नतीजे देखे वह भी हतप्रभ करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी के तरफ लोगों का जो है झुकाव वह बढ़ता जा रहा है। और उसमें एक फैक्टर और है, बीजेपी के तरफ झुकाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आरजेडी के तरफ से बहुत सारा समीकरण जो है वह खिसकता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यतः 2 ही पार्टी जानी जाती थी, एक नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और इसके बाद राजद जो कि राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि बिहार में कितने जाति आधारित क्षेत्रीय दल जो हैं वह जो है प्रभाव में आए और प्रकाश में आने के साथ साथ उन्होंने अपना प्रभाव भी जमाना शुरू कर दिया। इसी में हम बात करें तो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, इसके साथ साथ अन्य दल भी हैं और प्रमुख रूप से अभी विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई है। तो बीजेपी कैसे सत्ता में पूरे देश भर में अपनी पार्टी का फैलाव कर रही है, तो इसका असर बिहार पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है और बीजेपी बहुत जल्दी रणनीति में बदलाव कर रही है ताकि सफलता का जो रेट है उसे बढ़ाया जा सके। और ऐसे में अगर देखें तो बिहार में ओवैसी जी की पार्टी भी आई, AIMMM। इससे पहले 2020 में हमने देखा कि कैसे जब से तेजस्वी यादव जी जो है उनका तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक पदार्पण हुआ, उस समय से ही तेजस्वी यादव जी MY समीकरण से दूरी बना रहे थे और A to Z की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी हमेशा यह कह रहे थे कि राजद MY समीकरण की पार्टी नहीं है, जिसके बारे में सर्वविदित है कि राजद MY समीकरण के
वोट बैंक पर जो है वह काम करती है। हमेशा से एमवाय समीकरण राजद के पास रहा है, तो ऐसे में जो राजद का स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जी उसे विस्तार करना चाह रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी थे, राजद सुप्रीमो है अभी भी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जब पूरे तरीके से तैयार थे, उस समय तेजस्वी यादव जी के जब हाथ में कमान डाला गया, आंशिक कमान डाला गया, तो तेजस्वी यादव जी A to Z की रणनीति और राजनीति करने की बात कर रहे थे। और इसका कहीं ना कहीं कारण था नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार भले ही लव कुश समीकरण की बात कर रहे हो, लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव जो हैं वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी भले ही भीतर खाने में लव कुश समीकरण की राजनीति कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म वाला जो छवि है उन्होंने मेंटेन किया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए A to Z पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन 2020 के चुनावी रिजल्ट के बाद हमने देखा कि कैसे बिहार में ओवैसी जी की पार्टी की एंट्री होती है, और अगर साफ तौर पर कहें तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी रिजल्ट में यानी कि राजद जो है वह नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरती है और 75 सीट के साथ आती है। और अगर तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं अगर चूक गए मुख्यमंत्री बनने में बिहार के, उस समय अगर देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर ओवैसी जी की पार्टी AIMMM को माना जा रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी जी की पार्टी 2020 के चुनाव में उतरती है, उतरने के साथ ही राजद को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। और वह महज एक मसला नहीं था, इसके बाद जितने भी चुनाव हुए वहाँ पर अगर देखें तो राजद को डैमेज करने का भरपूर कोशिश की है। और कोशिश क्या करना, इसका राजद को डैमेज करने में सफलता पाई है AIMMM ने, यानी कि ओवैसी जी की पार्टी ने। और कालांतर में हमने यह भी देखा कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक जो है वह राजद से खिसकता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी कहीं दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि लोग कैसे ज़मीनी स्तर पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वह राजद से अब थोड़ा कटने लगे हैं, AIMMM के आने से पूर्व भी और बीच में भी। और उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के नेता हैं जो राजद में रहे हैं, लेकिन राजद उनको कभी भी एक महत्वपूर्ण सम्मान देने में जो है वह सफल नहीं हो पाई है। राजद के हाथ में सत्ता भी आई, लेकिन राजद ने कभी मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण नेताओं को सम्मान देने का काम नहीं किया। ऐसा जो मुस्लिम समाज के जो ग्राउंड लेवल पर रहने वाले लोग हैं, सबसे निचले तबके में रहने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम धारा में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना था। तो चीज़ें जो कुछ भी रही हो, लेकिन यह तो सत्य है कि इस उपचुनाव में, यानी कि गोपालगंज और मोकामा में भी हमने देख लिया। गोपालगंज की बात विशेषता करें तो ओवैसी जी कितना 12,000 से अधिक वोट ले आए थे। और अगर तेजस्वी यादव जी की पार्टी गोपालगंज में हारी थी तो वह महज जो है, आपको बता दें कि 2,000 से कम वोट, यानी कि जितना ओवैसी जी की पार्टी वोट लाई, उस वो जो वोट था वो ओवैसी, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और आरजेडी के जीतने का जो अंतर था, जो बीच का जो डिफरेंस था, उसके 6 गुना से अधिक वोट जो है वह अकेले ओवैसी जी की पार्टी लेकर के आ जाती है गोपालगंज में। और यही बात चिंता की लकीर बन रही थी, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी के लिए। जब तेजस्वी यादव जी के हाथ में कमान दे दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, तो अब तेजस्वी यादव जी ने ताबड़तोड़ फैसला लेना शुरू कर दिया है और तेजस्वी यादव जी बैक टू पवेलियन हो गए हैं। किस बैक टू पवेलियन? तो लालू प्रसाद यादव जी जो एमवाय समीकरण की राजनीति कर रहे थे, तो अब तेजस्वी यादव जी भी A to Z की बात छोड़ करके अब एमवाय समीकरण पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि जानकार जो आरजेडी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं और कई ऐसे राजनीतिक जानकार हैं जो यह बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के लिए सबसे पहले ज़रूरत है अपने किला को बंद करना, यानी कि घेराबंदी करके रखना और एमवाय समीकरण को मजबूत करके रखना। अगर आपके हाथ में एमवाय समीकरण है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं। तो अगर आरजेडी का फ्यूल के रूप में बात किया जाता है तो हमेशा से एमवाय समीकरण का ही बात किया जाता है। तो तेजस्वी यादव जी अब इस बातों को समझ रहे हैं। और ऐसे में जब जगदानंद सिंह जी सुधाकर सिंह वाले मामले को लेकर के नाराज चल रहे थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे, इसके बाद यह हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी मना लेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी इस बार हस्तक्षेप करते हुए ज़्यादा नहीं दिखे। यह भी एक सच्चाई है जगदानंद सिंह वाले मामले में। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने दिल्ली बुला करके जगदानंद सिंह जी से बात कर ली, अंत सब कुछ तय हो गया। लेकिन नाम जो है आपको बता दें कि वह आपको तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से भेजा है, क्योंकि आधिकारिक रूप से फैसला लेने के लिए तेजस्वी यादव जी को नियुक्त कर दिया गया था। और तेजस्वी यादव जी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए
जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए उन्हें सुझाया है और लालू प्रसाद यादव जी ने इस पर हामी भर दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम बेहद खास है, इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी अब्दुल बारी सिद्दीकी का रिश्ता अच्छा रहा है। जब आरजेडी में बड़ी टूट हुई थी उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी के ही साथ रहे थे। और अगर देखें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ही हैं जो पहले से उनके पास अनुभव है, राजद को मजबूत करने का अनुभव है। 2003 से के बाद जो है वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी रह चुके हैं। और एक और बात है कि जैसे हमने देखा कि जिसके कारण सब कुछ हुआ, अगर वही चीज़ नहीं हो जाए और वही मिशन फेल हो जाए तो क्या होगा। जिस कारण तेजस्वी यादव जी ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया, मास्टर कार्तिकेय का इस्तीफा लिया, यानी कि नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए। अगर नीतीश कुमार जी ही नए प्रदेश अध्यक्ष से नाराज़ हो जाते तो क्या होता। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को भी साधना जो है तेजस्वी यादव के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको यह इस बात की जानकारी होगी, अगर आप बिहार की राजनीति को पहले से जान रहे हैं, कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का नीतीश कुमार जी से बहुत बढ़िया संबंध है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी भी खुश, नीतीश कुमार जी भी खुश और तेजस्वी यादव जी बैक टू पवेलियन आकर के अमवा समीकरण की भी राजनीति कर लेंगे। तो ऐसे में उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलना है राजद को, ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव जी को। और तेजस्वी यादव जी ने अपनी बात जो है वह लालू प्रसाद यादव जी से मनवा ली है। आपको बता दें कि 24 तारीख को यह संभव है कि तेजस्वी यादव जी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वे भी लालू प्रसाद यादव जी के साथ जाएं, सिंगापुर जाएं लालू प्रसाद यादव जी के किडनी ट्रांसप्लांट में। और इससे पहले 24 नवंबर से पहले इसका आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाना है। लेकिन बात समझिए, इसमें नीतीश कुमार जी कहाँ पीछे छूट गए। एक और जहाँ तेजस्वी यादव जी एक सधे हुए राजनेता की तरह तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत है आरजेडी के पास में, कहाँ वोट बैंक खिसक रहा है, किस समीकरण को साधना जरूरी है, किस गणित को जोड़ना, किस आंकड़े को जोड़ना जरूरी है। वही नीतीश कुमार जी लगातार अपनी चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। लवकुश समीकरण वाले वोट बैंक की बात हो या फिर नीतीश कुमार जी का अपना निजी वोट बैंक की बात हो, उनके पार्टी का वोट बैंक की बात हो, तो सब में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के सगुफे में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी को इस मामले में मात देते हुए बैक टू, जब देखा तेजस्वी यादव जी ने कि अभी किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें अमवा समीकरण को साधने की, यानी कि मुस्लिम को साधने की ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो उन्होंने राजपूत का साथ छोड़ करके उन्होंने मुस्लिम को पहले एक सूत्र में, मुस्लिम यादव को एक धागे में पिरोने का काम किया है। क्योंकि यही धागा हो सकता है जो तेजस्वी यादव जी को एक हार के रूप में मिले और ये हार जो है सिंहासन पर तेजस्वी यादव जी को आने वाले चुनाव में बिठा दे। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ आपका सजग रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रातों रात कुछ भी बदल सकता है। यहाँ किसी भी क्षण जो है कोई युद्ध विराम नहीं होता है। तो यह राजनीतिक युद्ध जो है यह हमेशा चलता रहता है। तो इसमें आपकी सजगता जो है काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूर आप जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। और कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ आपको, वहाँ का ज़मीनी रिपोर्ट आपको देखने की आपके मन में भी मनसा होगी। तो हम कुढ़नी विधानसभा पहुँचने वाले हैं। कुढ़नी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ गणित चल रहा है, कैसे समीकरण चल रहे हैं, क्या खेल चल रहा है, क्या राजनीतिक सहमत का खेल चल रहा है। ग्राउंड जीरो से हम तमाम रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अलर्ट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।